गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड। तो द्रव्य के तापीय गुण 10 चैप्टर नंबर 10 कृष्ण का विकिरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो कृष्ण का विकिरण के बारे में देखते हैं। कृष्ण का विकिरण जिसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में जानते हैं। ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, कृष्ण का क्या होती है। कृष्ण का ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट बराबर, यदि उस पे कुछ प्रकाश की किरणें जा रही है, कुछ प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो अधिक मात्रा में वो किरणें अधिक मात्रा में वह बॉडी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ऐसी बॉडी को कृष्ण का बॉडी कहते हैं। तो इसके बारे में तो एक डेफिनेशन लेते हैं। एक ऐसी वस्तु जिस पर आपतित प्रकाश की अधिकतम मात्रा का अवशोषण कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका कहलाती है। बराबर। ये कृष्णिका बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे यदि कोई प्रकाश की किरणें उस पर गिर रही है तो अधिकतम मात्रा में वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ऐसी बॉडी को अपन कृष्णिका बॉडी कहते हैं। मान लो अपने पास कोई कृष्णिका बॉडी है, ये मान लो कोई कृष्णिका बॉडी है अपने पास, ठीक है, ब्लैक बॉडी है। यदि इसको किसी परिवेश के अंदर रख दिया जाए, इस कृष्णिका बॉडी का मान लो टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। यदि यहां पे बोलेंगे अपन कि T1 टेम्परेचर, कृष्णिका बॉडी का टेम्परेचर है वह T2 से ज्यादा है, बराबर। जो तापमान है कृष्णिका का, जो तापमान है वह ज्यादा है T2 से। तो अपन यहां भी कह सकते हैं कृष्णिका इसके अपने अंदर से कुछ उत्सर्जित विकिरण निकालेगी, कुछ उत्सर्जित प्रकाश की किरणें निकालेगी, उत्सर्जित प्रकाश की किरणें निकालेगी। इनको बोले जाते हैं ऊष्मीय विकिरण। यदि मैं इन पे बात करूंगा तो इनको क्या बोले जाता है, ऊष्मीय विकिरण, बराबर। यदि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 से तो कृष्ण का बॉडी क्या कहते हैं, अपने अंदर से कुछ ऊष्मीय विकिरण, कुछ रेडिएशन निकालेगी, बराबर। उनको क्या बोला जाता है, विकिरण, उत्सर्जित विकिरण। ये जो अपने अंदर से जो उत्सर्जित कर रही है उनको बोला जाता है उत्सर्जित विकिरण, ठीक है, या ऊष्मीय विकिरण, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि किसी ब्लैक बॉडी कृष्णिका बॉडी से निकलने वाली उत्सर्जित जो भी विकिरणें होती है वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। अगर सेकंड पढ़ेंगे अपन विन विस्थापन का नियम। विन विस्थापन का नियम, अब विन विस्थापन का नियम क्या कहता है तो वह अपन चीज देखेंगे, ठीक है। विन विस्थापन का नियम अगली बात करेंगे। विन विस्थापन का नियम, विन विस्थापन का नियम, विन विस्थापन का नियम। और विन विस्थापन का नियम क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी वस्तु उत्सर्जित विकिरण के तरंग देती है उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि कोई वस्तु है, यदि उससे उत्सर्जित, अपन ने क्या बोला, जैसे अपन ने ब्लैक बॉडी पढ़ के आए, कृष्णिका बॉडी पढ़ के आए, उससे निकलने वाली जो किरणें होती है उसमें विकिरण, उत्सर्जित विकिरणें होती है, बराबर। तो ये कहना चाहिए कोई भी वस्तु जितनी भी उत्सर्जित विकिरणें निकाल रही है उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, उनकी जो
तरंग दैर्ध्य होती है वह उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है, यदि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो यहाँ पे विन विस्थापन नियम को समझने के लिए मान लो अपने पास एक बॉडी है, कृष्ण का बॉडी ले लो, और इसका तापमान अपने पास T1 है, और ये किसी परिवेश में यदि रखी गई है और इस परिवेश का तापमान अपने पास T2 है, तो ये क्या करेंगे, यदि मैं बोलूंगा T1 ज्यादा है T2 से, भाई कृष्ण का बॉडी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वह हाई है, तो ये अपने अंदर से कुछ उत्सर्जित विकिरण निकालेगा, कुछ उत्सर्जित विकिरण निकालेगा, और जितनी भी जो उत्सर्जित विकिरण होती है वह उस वस्तु के, भाई किसी वस्तु से निकलने वाली उत्सर्जित विकिरण है तो वह उसी वस्तु की तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ बनती है इन विकिरणों की, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बात करेंगे, तो किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। लिखते हैं किसी वस्तु की उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पे अपन ने क्या समझा, विन विस्थापन का नियम। विन विस्थापन का नियम ये कहना चाहता है कि मान लो एक ब्लैक बॉडी अपन ने ली, और ब्लैक बॉडी से जो निकलने वाली किरणें होगी, जो निकलने वाली विकिरण होगी, उनके तरंग दैर्ध्य का मान, उनकी वेवलेंथ का मान उसी वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन ने यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, अपन को पता है कि तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है, जो विकिरण की वेवलेंथ होती है, उसको डिनोट करने का तरीका कौन सा है, तो अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। और T किसको यहाँ पे कर रहा है, तो T अपने पास बता रहा है टेम्परेचर को। किसको बता रहा है, टेम्परेचर। यहाँ पे लिख देता हूं VT वस्तु का तापमान। लैम्डा की बात करेंगे तो यहां पे लैम्डा अपने पास है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन को स्थिरांक लगाना पड़ेगा, और अपन यहाँ पे स्थिरांक लगा रहे हैं K। और K कौन सा स्थिरांक है, तो विन नियतांक बोला जाता है इसको, विन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो K/T, और K यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेगा विन नियतांक को। बराबर, और K यहाँ पे किसको करेगा, विन नियतांक। यदि K से फॉर्मूला बनाएगा तो K का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, लैम्डा मल्टीप्लाई टू T। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा। तो ये विन नियतांक है। यदि मैं विन नियतांक की बात करूंगा तो K का जो मान रहता है वह 2.9 इंटू 10⁻³ 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। तो यहाँ पे ये K का, यदि मैं मात्रक, सबसे पहले मात्रक की बात करेंगे इसकी। यदि मैं K के मात्रक की, विन नियतांक के मात्रक की बात करूंगा तो इसका यूनिट क्या रहेगी अपने पास। और अपन को पता है कि यदि लैम्डा है, लैम्डा किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, वेवलेंथ को। किसकी वेवलेंथ को, वस्तु के निकलने वाली, कृष्ण का बॉडी की जो निकलने वाली जो विकिरण होती है उसकी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। बराबर, उस विकिरण की जो वेवलेंथ, उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य, और उसको तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो मीटर में, मल्टीप्लाई टू ताप को किस में मापते हैं, ताप को किस में मापते हैं, केल्विन के अंदर, तो M मल्टीप्लाई टू K। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या, मात्रक। और यदि मैं K का मान की बात करूंगा तो यहां पे लिखेंगे K का मान। तो K का मान कितना होता है, 2.9 मल्टीप्लाई टू 10⁻³ मीटर केल्विन।
ये अपने पास k का मान रहता है। क्लियर? तो यहां पे अपन ने विन विस्थापन नियम समझा, और विन विस्थापन नियम तो ये कहता है कि भाई किसी वस्तु से निकलने वाली जो भी उत्सर्जित प्रकाश की जो किरणें होती है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह उस वस्तु के ताप के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन। सेकंड, यहाँ पे बात की गई है, कुछ एक दो एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे चांद, सूर्य या अन्य तारों की सतह के ताप का अनुमान लगाने में करते, और चंद्रमा से प्रकाश की सबसे अधिक तीव्रता 14 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य के आसपास होती है। तो इसमें इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई यदि चांद से बोले, चंद्रमा से बोले, तो प्रकाश की जो सबसे अधिक तीव्रता तरंग दैर्ध्य का जो मान रहता है वह 14 माइक्रोमीटर होता है। तो यहां पे बोलेंगे कि सबसे पहला पॉइंट, चंद्रमा से प्रकाश की सबसे अधिक तीव्रता होती है। चंद्रमा से प्रकाश की सबसे अधिक तीव्रता 14 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य के आसपास होती है। भाई आसपास होती है। तो यहां पे क्या बात की है कि भाई जो चंद्रमा से प्रकाश की जो तीव्रता बताई गई है वह अपने पास 14 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य के आसपास बताई, इतनी वेवलेंथ रहती है, और सबसे अधिक वेवलेंथ होती है 14 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य। तो यहां पे यदि मैं चंद्रमा की सतह के ताप की बात करूंगा, क्या बात करेंगे, विन विस्थापन के नियम से यदि बोलेंगे विन विस्थापन के नियम से चंद्रमा की सतह का ताप, तो विन विस्थापन के नियम से चंद्रमा की सतह का ताप कितना रहेगा तो वो अपन यहां पे निकालेंगे। तो यहां पे अपन को पता है कि विन विस्थापन नियम का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे लिखेंगे विन विस्थापन नियम, विन विस्थापन, और विन विस्थापन को अपन किससे डिनोट करते हैं, के से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी। तो यहां पे यदि मैं चंद्रमा की सतह की टेम्परेचर की बात करूंगा, तापमान की, तो यहां पे टेम्परेचर निकालना है तो T इक्वल टू के अपॉन लैम्डा, और अपन जानते हैं कि के का मान कितना अपने पास फिक्स दे रखा है 2.9 इंटू 10 की घात -3, और यहां पे लैम्डा का मान कितना है, तो अपन ने यहां पे पता लगे चंद्रमा से प्रकाश की सबसे अधिक तीव्रता 14 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 14 माइक्रोमीटर, बराबर। दोनों वैल्यूज अपने पास दे रखी हुए, तो मैं चंद्रमा के विन विस्थापन के नियम से चंद्रमा की सतह का ताप निकाल सकता हूं। तो यहां पे ताप निकालने के लिए T इक्वल टू 2.9 गुणा 10 की घात -3 बट्टा 14 गुणा 10 की घात -6, बराबर। तो ये अपने पास मान रहेगा। तो ये अपन सॉल्व करेंगे ना, तो अपने पास टोटल मिला के ये अपने पास आ जाएगा 200 केल्विन। ठीक है, इस वाली समीकरण को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 200 केल्विन। तो अपन विन विस्थापन के नियम से यदि वे बोलेंगे, यदि अपन यहां पे बोलेंगे कि विन विस्थापन के नियम से चंद्रमा के सतह का अरे यार ठीक है, वापिस ले आते। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करेंगे विन विस्थापन के नियम से चंद्रमा के सतह का
तापमान कितना रहता है 200 केल्विन। तो ये अपने पास चंद्रमा की सतह का तापमान आ गया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे चंद्रमा की सतह का तापमान निकाल लिया। ऐसे कैसे एक और अगला अपने विन विस्थापन के नियम से यदि सौर विकिरण की अधिकतम तीव्रता दे रखी है अपने पास, ठीक है, तो इसके अनुसार यदि वहां के टेम्परेचर की बात करेंगे तो अपने पास टेम्परेचर कितना होगा बराबर, तो वह निकालने के लिए सेम यही अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो विन विस्थापन के नियम से यदि बात करेंगे तो सौर विकिरण, यदि बोलेंगे सौर विकिरण की अधिकतम तीव्रता, यहां पे सेकेंड अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे, सौर विकिरण की अधिकतम तीव्रता यदि बात करेंगे तो कितनी है 4753 एंगस्ट्रॉम बराबर। ये अपने पास सौर विकिरण की अधिकतम तीव्रता है। तो यहां पे इसके अनुसार यदि अपन ताप सूर्य की सतह का न कि उसके आंतरिक भाग का है, तो अपन यहां पे यदि टेम्परेचर पता लगेंगे, सौर विकिरण का अधिकतम तीव्रता दे रखी है और इसके अनुसार यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो तापमान अपन को विन विस्थापन के नियम से तापमान निकालना पड़ेगा। तो विन विस्थापन के नियम से, विन विस्थापन के नियम से, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था k इक्वल टू लैम्डा बाई अपॉन मल्टीप्लाई टू टी। तो यहां पे टेम्परेचर निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा k अपॉन लैम्डा। k अपन जानते कितना है 2.9 इंटू 10 की घात -3 मीटर केल्विन। और यहां पे यदि लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा अपने पास दे रखा है 4753 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों वैल्यू को रखो, टेम्परेचर निकल के आ जाएगा अपने पास 2.9 इंटू 10 की घात -3 बट्टा 4753 बराबर इंटू 10 की घात -10 बराबर, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे यदि तो अपने पास आ जाएगा 6060 केल्विन बराबर, 6060 केल्विन। यदि इसका वैल्यू निकालेंगे अपन तो अपने पास टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 6060 केल्विन बराबर। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है अपना 10 की घात -10। एंगस्ट्रॉम की जगह अपन ने क्या लगाया 10 की घात -10। ठीक है, तो ये अपन ने दो एग्जांपल पढ़े विन विस्थापन के नियम से। एक तो चंद्रमा के सतह का ताप अपन ने निकाला और दूसरी चीज सौर विकिरण का जो ताप होता है वह अपन ने निकाला। ठीक है, कृष्ण का विकिरण वक्रों से संबंधित सर्वाधिक विशिष्ट बात यह है कि ये वक्र सार्वत्रिक होते हैं। ये कृष्ण का केवल ताप पर निर्भर करते हैं, न कि उसके आकार आकृति और पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। यदि मैं कृष्ण का किसी को कोई वस्तु ले रहा हूं, कोई बॉडी ले रहा हूं, तो मैं उसके ताप को मेजर करके चलूंगा। ठीक है, तो उसके ताप को अपन वहां पे मेजर करके चलेंगे। वहां बॉडी कौन सा मैटर है, कौन सा पदार्थ यूज करते हैं या फिर किस आकार की है, तो वहां पे यह अपने पास नहीं रहती। तो अपन कह सकते हैं कृष्ण का केवल ताप पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार और आकृति और पदार्थ पर। एक और पॉइंट लिखते हैं यहां पे अपन, कृष्ण का सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, वह वस्तु के आकार, आकृति व पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ताप पर ओनली निर्भर करेगा, उसकी आकृति, पदार्थ कौन सा, आकृति कौन सी, आकार कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करता। तो ये अपन ने एक और बात तो यहाँ पे पढ़ी। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृष्ण का विकिरण का सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने के लिए जो प्रयास किए गए, उनके भौतिक विज्ञान में क्वांटम क्रांति की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊर्जा बिना माध्यम के बहुत दूरियों तक स्थानांतरित की जा सकती है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट अपने पास निकल के आया कि यदि मैं रेडिएशन की बात करता हूं, मैं विकिरण की बात करता हूं, विकिरण के द्वारा ऊर्जा बिना माध्यम के, यदि मीडियम है ही नहीं
बराबर। इसको चलने के लिए, विकिरण को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण द्वारा ऊर्जा बिना माध्यम के बहुत दूरियों तक बराबर अपन स्थानांतरित की जा सकती है। परम ताप T पर किसी वस्तु का उत्सर्जित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उसके आकार, उसको उत्सर्जित करने की क्षमता, विशेष रूप से उसके ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये अपन एक और बात अपन यहाँ पे निकालेंगे, यदि उत्सर्जन क्षमता निकालेंगे कि उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे उत्सर्जन क्षमता के बारे में। उत्सर्जन क्षमता नेक्स्ट टॉपिक है अपना। उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी, एमिशन पावर, यदि बोलेंगे एमिशन पावर, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट किया मैंने, ई से। यदि मैं उत्सर्जन क्षमता की बात करूंगा तो क्या लिखे, किसी तल के, यदि कोई वस्तु ली है, उस वस्तु के तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यदि अपन उत्सर्जन क्षमता को डिनोट कर रहे हैं तो उत्सर्जन क्षमता को कैसे डिनोट करें, किसी वस्तु का जो एक तल है, एक सरफेस है, उसके एकांक क्षेत्रफल से, उसके एकांक क्षेत्रफल के द्वारा 1 सेकंड में जितनी भी उत्सर्जित विकिरण वहां से निकल रही है, बराबर, उस सरफेस से जितनी ही 1 सेकंड में जितनी भी उत्सर्जित विकिरण है, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वही अपने पास क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। और उत्सर्जन क्षमता को ई से डिनोट किया जाता है। तो लिखते हैं इसमें, किसी वस्तु के तल के, किसी वस्तु के तल के एकांक क्षेत्रफल द्वारा, एकांक क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, 1 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाएगी, उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। तो यहां पे अपन ने क्या बात की, उत्सर्जन क्षमता के एमिशन पावर के बारे में बात की है। तो वो क्या कहना चाहता है कि भाई कोई वस्तु ली है, उसके तल के एकांक क्षेत्रफल से बात कर रहा हूं, वो 1 सेकंड में जितनी भी वहां से रेडिएशन निकल रही है, जितनी भी उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है, वही अपने पास उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। इसको उत्सर्जन क्षमता को लिखेंगे, उत्सर्जन क्षमता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। माना क्षेत्रफल ए वाली वस्तु से टी समय में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा क्यू हो, तो उत्सर्जन क्षमता कितनी रहेगी। यदि अपन बोलेंगे कि कोई वस्तु अपने पास, माना कोई वस्तु ए है, यदि कोई वस्तु ए है पर टी समय में उसमें उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन जो ऊष्मा है वह क्यू है, तो उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी। ठीक है, यदि को मान लो ये वस्तु है अपने पास और ये वस्तु है ए है, बराबर, और इस वस्तु से निकलने वाली कुछ उत्सर्जित विकिरण है, यदि टी समय में कुछ क्यू ऊष्मा निकल रही है, तो उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी, बराबर। तो ये अपन कोई निकाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, माना कोई निकाय ए है जिसमें से टी समय में उत्सर्जित ऊष्मा, क्या लिखेंगे, उत्सर्जित ऊष्मा
Q हो तो, Q हो तो उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी? तो उत्सर्जन क्षमता को अपन ने बताया किससे डिनोट करते हैं भाई, E से डिनोट करते। यदि अपन बात करेंगे Q टोटल उष्मा, मान लो एक क्षेत्रफल है, ये अपने पास कोई वस्तु है, इस वस्तु का ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितने प्रवाहित हो रही है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगे Q अपॉन ए, एरिया, जिस एरिया से ये उत्सर्जित विकिरण उत्सर्जित हो रही है, मल्टीप्लाई टू टी, बराबर, सॉरी समय टी, बराबर। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो जाता है किसका, उत्सर्जन क्षमता का, Q अपॉन ए मल्टीप्लाई टू टी, Q बट्टा ए गुणा टी, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, यदि बोलेंगे तो Q किसको डिनोट करता है, तो उत्सर्जित उष्मा को, यदि बोलेंगे A किसको डिनोट कर रहा है, तो वस्तु के क्षेत्रफल की बात करेंगे, और यदि बोलेंगे T किसको डिनोट कर रहा है, तो भाई समय को बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। तो ये तीनों चीजें अपने पास, और E तो आप जानते ही हो किसको डिनोट कर रहा है भाई, उत्सर्जन क्षमता को, बराबर। तो अपन ने उत्सर्जन क्षमता के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और किस तरीके से वह यहां पे E के रूप में अपन उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो अपन सेकंड बात करेंगे, ये तो किसी वस्तु से निकलने वाली ऊष्मीय विकिरण होगी भाई, वह वस्तु अपने अंदर से एकांक क्षेत्रफल से कुछ 1 सेकंड में जितनी भी उत्सर्जित विकिरण निकाल रही है, ये तो अपन ने उसके बात करें उत्सर्जन क्षमता की। यदि मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट, अवशोषण, भाई उत्सर्जन का मतलब होता है क्या होता है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु से निकलने वाली विकिरण, वह तो उत्सर्जन होगी भाई, वह अपने अंदर से रेडिएशन बाहर की तरफ निकाल रही है। अवशोषण का क्या मतलब होता है, जो अपने अंदर वही विकिरण खुद भी के अंदर अवशोषित कर रही है। जैसे अपन ने कृष्ण का बॉडी के बारे में पढ़ के आए थे, कृष्ण का बॉडी क्या करती थी, यदि कोई उस पर कोई प्रकाश आपतित होता था तो वह अपने अंदर अधिकतम मात्रा में उसका अवशोषण करता था। तो अवशोषण क्षमता की बात करेंगे, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन पावर, अवशोषण क्षमता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन पावर, बराबर, ठीक है। किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, किसी तल द्वारा किसी समय में अवशोषित विकिरण, किसी वस्तु के तल सरफेस के द्वारा अवशोषित अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, वह उसी समय में उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को, उसी समय उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा, विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, अवशोषण क्षमता, अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के तल द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा व उसी समय उस पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को अवशोषण अनुपात कहते हैं, या अवशोषण गुणांक, जिसको A से निरूपित किया जाता है। यदि A डैश बोलेंगे तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, और A बोलेंगे तो आपतित कुल ऊष्मा की मात्रा होगी। तो किसी तल के द्वारा यदि अवशोषण विकिरण की बात करेंगे, तो यदि यहां पे अवशोषण क्षमता की बात करूंगा, तो अवशोषण क्षमता को डिनोट किया जाता है मान लो A से, और यदि उस पे आपतित क्या उससे अवशोषित कुछ मात्रा होता है, उस वस्तु के द्वारा जो अवशोषित विकिरण ऊर्जा होती है उसको A डैश से,
और आपतित जो ऊर्जा होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला ए डैश अपॉन ए बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास अवशोषण क्षमता को निरूपित करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।